हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एमएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बीओपी का जो है चैप्टर जो कि हम कर रहे हैं, इसका हम पार्ट 2 करेंगे, जो कि क्लास 12th का है। इसको हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये आपका मैं बुक करवा रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और कोई सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हो। हम जो है स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी से अपने इस चैप्टर। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा बीओपी। तो मैंने आपको बीओपी का मतलब क्या बताया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि जो आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपके कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कौन से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बीओपी। और बीओपी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर हमारा है यूनिलेटरल ट्रांसफर जिसको हम करंट ट्रांसफर भी कहते हैं, और हमारा कैपिटल ट्रांसफर। तो ऊपर के जो 3 थे, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर है, जिसे हम करंट ट्रांसफर भी कहते हैं, उसको हम किस में जोड़ते थे? करंट अकाउंट में जोड़ते थे। किस में जोड़ते थे? करंट अकाउंट। अब अगर मैं बात करूंगा कि बाकी का बच क्या गया, तो बाकी का एक लास्ट वाला बचा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर से एक अलग अकाउंट बन जाता है जिसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। और एक हम और पढ़ेंगे, बीओपी के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। बीओपी के 3 पार्ट्स में बीओपी को डिवाइड किया जाता है: एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, और एक जो है हमारा वो होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या होता है? ऑफिशियल। कभी कभार इसको जो है कैपिटल अकाउंट और कभी कभार इसको जो है करंट अकाउंट में भी जोड़ के दिखा दे रहे हैं। तो इसको हम ऑफिशियल, मैं इसको ऑफिशियल को ओ रिजर्व अकाउंट, ओ आर ए कहूंगा। ठीक है, यानी आपका जो है बीओपी के 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे। तो बीओपी के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओ आर ए यानी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो है करंट अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट में क्या था कि लायबिलिटीज और जो आपके एसेट्स है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फ्यूचर क्लेम नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट में क्या होता है कि आपका जो है फ्यूचर क्लेम जो है ये करेगा, यानी फ्यूचर क्लेम इससे होगा, और ये जो है आपका क्या होता है, तो इससे एसेट्स और लायबिलिटीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई एग्जांपल बताओ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने, सरकार ने जो है, गवर्नमेंट ने एक लोन लिया। अब लोन अगर उन्होंने, गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया तो उनको पे भी करना है, मतलब लायबिलिटी उनकी बढ़ गई, यानी उनको पे करना, लायबिलिटी बढ़ गई। तो लोन जो है, यानी जो बॉरोइंग्स है, जो उनको पे करना है, वो किस में आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इससे उनकी लायबिलिटीज बढ़ रही है। अगर सरकार ने कहीं पे कोई मशीन का परचेज किया है, फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार ने जो है अगर मशीन को परचेज किया इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या उनको जो है पैसे पे करने पड़ेंगे? और अगर पैसे पे करते हैं तो उनकी जो परिसंपत्ति है, अगर मशीन उन्होंने खरीदा है, तो मशीन जो है, यानी जो मशीन है उसके जो संख्या है, उसके जो नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे। तो यानी क्या उनके एसेट्स में एसेट्स उनका क्रिएट हो रहा है? तो अगर उनका एसेट्स क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब ये किसमें आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। और अगर ये दोनों ही, यानी लायबिलिटीज इम्पैक्ट में ना, लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े या एसेट्स पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, तो आपका किस में आ जाएगा? आपका करंट अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे अगर डिजास्टर आ गया और उन्होंने हमें डोनेट किया कुछ लाख रुपए, तो हम जो है, अगर उन्होंने डोनेट किया है तो क्या हम उसको वापस करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या हमारी लायबिलिटीज बनती है? नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को डोनेट किया, तो क्या हम उनसे दोबारा पैसे वापस ले लेंगे? तो डोनेट जब भी वर्ड आ जाता है ना, तो हम वापस नहीं लेते पैसे, मतलब लायबिलिटीज नहीं बनती है। तो अगर लायबिलिटीज नहीं बनती है तो ये हमारा करंट अकाउंट में आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। तो कैपिटल अकाउंट क्या है? एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा है, एक बार इसको हम देख भी लेते हैं। आपको यहाँ से लिख भी सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ये वो रिकॉर्ड्स, वो रिसिप्ट्स होते हैं या वो पेमेंट्स होते हैं, जो कि वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो ट्रांजेक्शन के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हैं जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी प्रभाव जो है इस पे नहीं पड़ेगा। ये ना तो आपके जो आपका एसेट्स है उसको रेज्ड करेगा और ना ही रिड्यूस्ड करेगा, मतलब ना ही आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को रेज्ड करेगा और ना ही उसको रिड्यूस्ड करेगा। और सिंपल सी बात है, क्या क्या मुझे एक बात बताओ, सॉरी इसमें जो है बताओ मुझे, ये जो है एसेट्स को रेज्ड भी कर सकता है और रिड्यूस्ड भी कर सकता है, इसमें करंट अकाउंट में आपका नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था। ठीक है, अब बताओ मुझे, सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया, लोन लिया है किसी दूसरे, जैसे अमेरिका से हमने लोन लिया है, तो उसको हमें पे भी करना है, यानी लोन को जो बॉर्डरिंग से हमने लिया उसको हमें पे करना है। तो क्या फ्यूचर क्लेम बना? तो अगर फ्यूचर क्लेम बन रहा है, मतलब लायबिलिटीज हमारी बन रही है, तो हमें ये किस में ऐड करना है? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट याद रखना, इट लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स। ठीक है, इससे फ्यूचर क्लेम भी बनते हैं, भावी दावे भी बनते हैं।
इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन। तो आपके हैं, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंपोनेंट्स, यानी कैपिटल अकाउंट के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो कैपिटल अकाउंट के जो है दो कंपोनेंट्स हैं, यानी दो इसके घटक है। कैपिटल यानी पूंजी, जो पूंजीगत अकाउंट है उसके दो घटक हैं। पहला हमारा बोरोविंग्स यानी उधार, और दूसरा हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश। बोरोविंग्स क्या होता है, तो बोरोविंग्स मतलब उधार। उधार हम दो तरीके से लेते हैं। उधार हम कितने तरीके से लेते हैं, दो तरीके से। एक तो मार्केट रेट पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मार्केट में आपको 10% चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में जो है सरकार गई लोन लेने और वहाँ पे 10% उनको 10% में लोन मिल रहा है। तो अगर वो वहां से लेती है या मार्केट रेट पे लोन लेती है तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल जो है बोरोविंग्स कहेंगे, ठीक है। यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स जब वो मार्केट रेट पे लोन लेती है। लेकिन क्या हुआ कि हमारी ना दोस्ती अगर अमेरिका से ज़्यादा अच्छी है तो उन्होंने क्या किया कि हमें जो है 10% का लोन ना देके हमें कंसेशनल रेट पे दे दिया। मतलब बोला कि कोई नहीं, तुम 5% पे लोन ले जाओ। तो क्या हमें ये जो लोन मिल रहा है ये कंसेशनल रेट पे मिल रहा है, यानी रियायती दर पे मिल रहा है। तो अगर हमें लोन रियायती दर पे मिले तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोविंग्स कहेंगे। तो आपका उधार का मतलब मैंने दो बताए हैं। उधार जो है कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स जो कि मार्केट रेट पे मिलेगा, और एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोविंग्स जिसमें आपको कंसेशनल रेट पे मिलेगा, रियायत दर पे मिलेगा। अब है हमारा दूसरा कौन सा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा जो है कैपिटल अकाउंट का जो है दूसरा कंपोनेंट है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ये दो तरीके से होते हैं। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है आपका एफडीआई। व्हाट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हिंदी में भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं, पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूंगा तो पोर्टफोलियो जब जो शेयर मार्केट यूज करते हैं ना उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा। उनका एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें उनको जो है कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितना उनका जो है पैसा बना है, कितना उनका जो है जो कैपिटल है उनका कितना बढ़ चुका है या कितना घट चुका है, वो दिखाता है पोर्टफोलियो में। तो सिंपल सी बात है, पोर्टफोलियो ये कौन करता है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ये इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। और ये जो है ये किसमें किए जाते हैं, तो इन शेयर्स। ये किसमें किए जाते हैं, तो शेयर्स में किए जाते हैं। और एफडीआई जो है ना, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। एफडीआई का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष जो है निवेश, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसका मतलब क्या होता है कि एफडीआई का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें हमने शेयर खरीदा था, इसमें हम पूरे एंटरप्राइज को खरीद लेंगे, ऑनरशिप ले लेंगे उससे, ठीक है। ऑनरशिप ले लेंगे एंटरप्राइज का, एंटरप्राइजेस का, और यहाँ पे हम सिर्फ शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट के देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसमें हम एंटरप्राइजेस के ऑनरशिप ले लेते हैं, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसमें हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अदर आपका जो है, अदर आपके कैपिटल अकाउंट में किस किस को ऐड किया जाता है, तो आप एक का जो है नॉन रेजिडेंशियल, जो नॉन रेजिडेंशियल जो इंडियन है उनका मतलब एनआरआई की डिपॉजिट्स, ठीक है। तो दूसरा आपको कैपिटल अकाउंट में अदर कौन से ऐड किए जाते हैं, तो एनआरआई की डिपॉजिट्स जिसको हम कहते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। फिर बैंकिंग कैपिटल, जो बैंकिंग कैपिटल का मतलब इसको भी ऐड किया जाता है। बैंकिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो बैंकिंग कैपिटल मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको जो है हम ऐड करें तो उसको कहते हैं हम बैंकिंग कैपिटल। तो इसको भी हम किस में ऐड कर देते हैं, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो अदर डिपॉजिट में पहला एनआरआई की डिपॉजिट्स, फिर बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल क्या होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो कि किसके पास होंगी, तो कॉमर्शियल बैंक के पास होंगी। और तीसरा हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट होता है आपका कि कुछ ही समय के लिए जो है वो इमीडिएटली पेमेंट ना करके, हम जब मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से जब हम मशीन को खरीदते हैं, हमने इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया, हमने तुरंत ही पेमेंट नहीं किया, तो अगर हमने तुरंत पेमेंट नहीं किया तो हम उसको बाद में पेमेंट करेंगे। तो इस वाले को शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट कहते हैं, मतलब कुछ समय के लिए किया जाता है। वैसा थोड़ी आप वो मार्केट को मतलब घुमा रहे हो कि आप उनको पैसे दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेड पेमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं बात करूंगा तो ओवरऑल बैलेंस पे क्या हम आए, कोई भी दिक्कत हो हम यूं झटके से इसको जो है इस चैप्टर को देखना, आप कितने अच्छे से मैं आपको इस चैप्टर को क्लियर करवाता हूँ। अब जो हमारा ओवरऑल बैलेंस, अब सिंपल सी बात है, ओवरऑल बैलेंस में यानी हमारी कंट्री ने मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका यही दिखाता है कि हमारी कंट्री ने कितना पैसा कमाया है या कितना पैसा जो है वो विदेशों को दिया है।
तो ओवरऑल बैलेंस हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे दो मेन अकाउंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो इसको जोड़ देंगे, और भाई इतने सारे जीरो होते हैं ना कि कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम जो है ओवरऑल बैलेंस कैसे निकालते हैं? तो टोटल ऑफ करंट अकाउंट, टोटल ऑफ कैपिटल अकाउंट, और जो एडर्स है, जो भूल चूक है, उसको हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो है वो 10 करोड़ अगर करंट अकाउंट का 10 करोड़ है, और अगर कैपिटल अकाउंट का भी 10 करोड़ है, और जो भूल चूक है वो अगर मान लो कि 1 लाख का हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा का तो आप जो है एडर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो 1 लाख का जो है आपका भूल चूक हो चुका है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? तो 20 करोड़ 1 लाख हो जाएगा आपका ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस कैसे निकालते हैं? तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस में एडर्स। नेक्स्ट हम आते हैं अपने, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट्स में अपने नोट डाउन कर लेना ताकि आपके नोट्स भी जो है प्रिपेयर होते रहें। अब नेक्स्ट मैं आपकी बात करता हूँ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट किसे कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जैसे कि आपको दिख रहा है कि द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई। अब सिंपल सी बात है, जो ओवरऑल बैलेंस है जो कि हमने यहाँ पे निकाला था 20 करोड़ 1 लाख, ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा? ये आपका जो है ये किसके पास होगा? तो ये रिफ्लेक्ट करता है सबसे पहले आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि किसके पास होता है? तो ये आरबीआई के पास होता है, आरबीआई का कंट्रोल होता है इस पर, ठीक है। तो आपका ओवरऑल बैलेंस जो है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? वो ओ आर ए को रिफ्लेक्ट करेगा, और ये जो है कौन कंट्रोल करेगा? तो आरबीआई कंट्रोल करेगा। आरबीआई क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि आरबीआई जो है ना वो पूरे हमारे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है क्या? नहीं, आपका जो सेंट्रल बैंक है, तो यानी आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक जो है वो आपके जितने भी, आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है, और आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एंड फॉरेन ट्रांजेक्शन। जितने भी आपके विदेशों से होने वाले ट्रांजेक्शन है, जितने भी आपके फॉरेन ट्रांजेक्शन है, या फॉरेन जो फॉरेक्स आपके जो रिजर्व्स हैं, उन सब का जो है वो बात कहाँ पे की जाती है? उन सब का जो है, उन सब की जो है कस्टोडियन कौन करता है? तो आरबीआई, और इसीलिए ये इसको जो है कंट्रोल करता है। अब हम पढ़ेंगे जो है, अभी हम पढ़ेंगे कि हमारा जो है अगर हमारा सरप्लस में आ जाए बीओपी, अगर हमारा घाटे में आ जाए बीओपी, तो हमारा जो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर इसी पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। अभी जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो आइए हम इस स्लाइड पे जो है पूरा अपने फोकस के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखो बीओपी इक्विलिब्रियम। बीओपी इक्विलिब्रियम क्या होता है? बीओपी संतुलन क्या होता है? बीओपी संतुलन का मतलब है कि जब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो एरर्स है वो इज इक्वल टू योर जीरो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका अगर बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब ओवरऑल बैलेंस इज इक्वल टू योर जीरो? समझ में आ गया कि आपका बीओपी कब बराबर होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में कब होगा, कब संतुलन में होगा? जब आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स जो है वो जीरो होंगे, ठीक है। बीओपी सरप्लस कब होगा? तो जब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर्स जो है वो पॉजिटिव नंबर दे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था करंट अकाउंट से, कैपिटल से भी 10 करोड़ का हुआ था, और 1 लाख मैंने जो है एरर की थी। चलो मान के चलो अभी जो है मैंने एरर कुछ किया ही नहीं है, तो जीरो में मान लेता हूँ। तो कितना हो गया मेरा? तो 20 करोड़ हो गया ना। जो 20 करोड़ है ना, ये पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आप क्या बोलोगे? तो ये है बीओपी हमारा सरप्लस में। लेकिन क्या हुआ कि हम मान के चलते कि बीओपी डेफिसिट क्या होता है? तो बीओपी डेफिसिट का मतलब है कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जो एरर्स है वो मिलके हमें क्या देंगे? नेगेटिव नंबर्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे करंट अकाउंट से 10 करोड़ का तो फायदा हुआ, लेकिन कैपिटल अकाउंट से मुझे 20 करोड़ का जो है नुकसान हो गया। तो 20 करोड़ का नुकसान मतलब माइनस में ले लूंगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और एरर मैंने कुछ की नहीं थी। तो मतलब ये देखो 10 करोड़ प्लस का और 20 करोड़ माइनस का और जीरो, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 10 करोड़। अगर नेगेटिव नंबर देगा मतलब हम जो है किसमें? डेफिसिट यानी घाटे में आ गए। अब मुझे बताओ सबसे पहले, अगर मेरा बीओपी अगर 20 करोड़ है, मतलब 20 करोड़ मैंने विदेशों से कमाए हैं ना, तो मतलब मुझे जो है विदेशों से पैसे मिलेगा ना। तो क्या है हमारे, तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव जब नंबर्स होते हैं ना, आपका जब बीओपी सरप्लस में होता है तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको। और पॉजिटिव नंबर का मतलब है कि आपको जो है विदेश वाले पैसे देंगे, और आपको अगर विदेश वाले पैसे देते हैं तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्राओं का क्या होगा? इनफ्लो होगा, मतलब हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएंगी। अगर मेरा बीओपी डेफिसिट में होगा मतलब मुझे 10 करोड़ का नुकसान हो गया, इसका मतलब क्या है कि मैंने विदेशों को 10 करोड़ दिया है। अगर मैंने विदेशों को 10 करोड़ दिया है, इसका मतलब क्या है कि मेरा अब जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब मेरा जो है फॉरेन एक्सचेंज
उसका आउटफ्लो हो गया, उसका जो है वो विदेशों को चला गया, 10 करोड़ जो है हमने विदेश को दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे हैं बीओपी इक्विलिब्रियम, सरप्लस और डेफिसिट। कोई कंफ्यूजन हो सीधा आप पूछ सकते हैं हमें। अब हमारा जो है हम क्या करते हैं कि बीओपी हमारा ना हमेशा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। और इसको इक्विलिब्रियम को करने का काम कौन करता है, तो ये करता है आपका समायोजक मदे, यानी जिसको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। और ये हमारा है ऑटोनोमस मदे आइटम्स, जिसको हम क्या कहते हैं समायोजक मदे नहीं, इसको कहते हैं हम ऑटोनोमस को समायोजित मदे, ठीक है। तो एक बार हिंदी में देख लेना, ऑटोनोमस आइटम और ये हमारा अकोमोडेटिंग आइटम, ठीक है। तो जो है ये हमारा जो है ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं, तो ऑटोनोमस आइटम्स जो होते हैं, तो ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब है कि आपका जो भी आपका करंट कैपिटल अकाउंट में जो भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो भी हमारे जो ये है ना, ये आपकी क्या है ऑटोनोमस आइटम्स है। तो क्या मुझे एक बात बताओ, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स सर्विसेज को, तो क्या पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो यानी ये जो है आपका ना, तो ऑटोनोमस आइटम्स में इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑटोनोमस आइटम्स में मैंने क्या बोला कि गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट होंगे, यानी जितने भी आपका कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या आपका जो भी आपका जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, आपका जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर हो या आपका कैपिटल ट्रांसफर हो, ये सभी आपके ऑटोनोमस आइटम्स है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट के मोटिव से किए जाते हैं, और इसमें जो है आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ऑटोनोमस आइटम्स आर कॉज ऑफ बीओपी इनबैलेंस। अब सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ कि ऑटोनोमस जो आइटम्स है उसके ही कारण तो है आपका जो बीओपी है वो बैलेंस होगा या इनबैलेंस होगा। बीओपी बैलेंस का मतलब जीरो हो जाना, लेकिन आप क्या जीरो क्यों रखने के लिए करते हो, आप तो कमाने के लिए करते हो ना पैसे। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को अगर सेल करोगे तो बीओपी क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो क्या मुझे ऑटोनोमस आइटम्स जो है, जो हम करंट अकाउंट जो हम करते हैं, हमारा जो है मैंने आपको बोला कि जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं, यानी जो हमने ट्रेड किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसका जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज का हमने ट्रेड किया है, तो ये हम क्या प्रॉफिट के मोटिव से किए, तो हमने अगर प्रॉफिट के मोटिव से हमने अगर किया है तो ये हमारा क्या है ऑटोनोमस आइटम्स है, और ये जो है क्लासिफाइड किए जाते हैं अबव द लाइन। अकोमोडेटिंग आइटम्स इसके उल्टे होते हैं, ये बिलो द लाइन बोले जाते हैं। ये इसमें जो है मूवमेंट ऑफ आपके जो है गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, इसमें ये आपका करेक्ट करता है बीओपी को। अगर बीओपी जैसे कि मान के चलो कि बीओपी जो है आया मेरा माइनस का 10 आया, तो आपका जो है हम कुछ पैसे जो है 10 करोड़ जो है, अगर माइनस का 10 करोड़ है तो हम 10 करोड़ इसमें बीओपी में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीओपी जीरो हो जाएगा। तो अकोमोडेटिंग आइटम क्या करता है कि बीओपी को जीरो बना के रखता है, बीओपी को संतुलन बना के रखता है, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग आइटम क्या करता है, करेक्ट बीओपी। तो मान के चलो अगर मेरा बीओपी प्लस में 10 करोड़ है तो 10 करोड़ मैं निकाल लूंगा, बीओपी फिर से क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब अकोमोडेटिंग आइटम क्या करता है, तो आपका करता है करेक्ट करता है बीओपी को। क्या ये प्रॉफिट के मोटिव से किए जा रहे हैं, तो ये होते हैं फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स के मोटिव से नहीं किए जाते। अब चलो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं ये दोनों को। ऑटोनोमस आइटम्स जो है वो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसके कारण होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो ये आपका मूवमेंट होगा तभी तो आपका जो है ट्रेड होगा, ये प्रॉफिट होगा तभी तो होगा, प्रॉफिट के कारण हम करेंगे, और इसी के कारण जो है हमारे बीओपी में इम्बैलेंस होगा, और ये अबव द लाइन आपका शो किए जाते हैं। ये जो है बिलो द लाइन, ये इसमें मूवमेंट ऑफ जो है गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते हैं, ये करेक्ट करता है बीओपी को, और ये जो है प्रॉफिट के मोटिव से नहीं किए जाते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप जो है अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको नोट्स भी बना लेना, ठीक है। धन्यवाद।